ये हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे और कुछ मेथड ऑफ प्रूफ देखे थे कि आप इसकी मदद से प्रूव कर सकते हैं। आज हम उसी डिस्कशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट हो तो प्रॉबिलिटी 6.27 हमारे पास ये बता रही है कि अगर मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है तो फिर अनदर टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन उसकी पॉसिबल होती है इन द फॉर्म ऑफ एल डी एल ट्रांसपोज। यहाँ पे एल जो है वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और जिसके डायगोनल पे वैल्यू 1 है। डी जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है और जिसके डायगोनल पे पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यूज। और एल टी एल ट्रांसपोज आपके पास जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लेट्स से एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली इट शुड बी सिमेट्रिक एज वेल। तो हम उसे फिर लिख सकते हैं A11 A21 A31। और बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी आप देखें कि ये जो अबव द डायगोनल वैल्यूज हैं और बिलो द डायगोनल वैल्यूज हैं ये इक्वल है A21 A31 एंड A32। इसका मतलब होता है कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो आप उसको मिरर कर दें या फोल्ड कर दें, ये वैल्यूज जो है करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, तो दैट विल बिकम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए यहाँ पे जो जनरल एंट्रीज मैट्रिक्स की चूज की गई हैं उनको सिमेट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। अब यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल हमने चूज कर ली 3 क्रॉस 3 की, जिसके डायगोनल पे वैल्यूज 1 है और ऑफ डायगोनल जो वैल्यूज हैं वो हमने L21 L31 एंड L32 कर दी। फिर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई डी, जिसके डायगोनल पे वैल्यूज हैं D1 D2 एंड D3। और फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया एम के ट्रांसपोज से। तो आप इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 0 0 L21 1 एंड 0। तो कॉलम में चेंज हो जाएगी L31 L32 एंड 1, वो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन गई एल डी एल ट्रांसपोज काइंड ऑफ मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें एल यू डिकम्पोजिशन के कंपैरिजन में जो एडवांटेज है वो क्या है। एल यू डिकम्पोजिशन में हमारे पास जो मैट्रिक्स थी उसमें 9 अननोन्स अपीयर होते थे। अब अगर हम नंबर ऑफ अननोन्स कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस केस में हमारे पास जो है वो 6 अननोन्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट हो तो इस केस में जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो फर्दर हमारे पास रिड्यूस हो जाते हैं। क्रॉनिक 6.28 है हमारे पास कि अगर मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट हो तो इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली कि अगर आप उसको फैक्टराइज कर सकें इन द फॉर्म ऑफ एल इंटू एल ट्रांसपोज। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन कि जहाँ पे आप लोअर मैट्रिक्स इंटू लोअर मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में ट्रांसपोज की फॉर्म में उसको डिकम्पोज कर सकते हैं विद नॉन जीरो डायगोनल एंट्री। तो ये जो डिकम्पोजिशन है बेसिकली दिस वन इज नोन एज फिलसफी डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो तो हम दो अनदर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। वन इज ऑफ द फॉर्म एल डी एल ट्रांसपोज एंड अदर इज ऑफ द फॉर्म एल इंटू एल ट्रांसपोज। तो हम दोनों के लिए अब क्रॉली 6.27 और 6.2 के लिए केस के लिए एक एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है डिटरमिन द एल डी एल ट्रांसपोज फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो कि हमारे पास गिवन है कि पॉजिटिव डेफिनेट है। तो क्रॉली 6.27 के अकॉर्डिंग हम इस ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल डी एंड एल ट्रांसपोज। तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, ये डी जो है इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके डायगोनल पे नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं एंड अबव एंड बिलो द डायगोनल वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास जीरो होती है। तो हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स हैं जिसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। आप पहले डी और एल ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आंसर आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो फाइनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो ये आ जाता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि थी 4 - 1 1 एंड यहाँ पे वैल्यू आ गई 4.25 2.75 और यहाँ पे आ रही है 3.1। तो जैसे हम एल यू डिकम्पोजिशन में कर रहे थे कि अननोन फाइंड करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वेट कर लेते हैं। अब इस केस में आप नोट कीजिएगा कि हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही हैं वो बेसिकली ठीक वैल्यूज हैं। तो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपके पास D1 यूनिक वैल्यू है। ये वाली वैल्यू D1 L21 एंड D1 L21 ये बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी रिपीट हो रही है। सिमिलरली D1 L31
ये रिपीट हो रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फिर ये वैल्यू अगर आप देखें तो D2L32 एंड D1L21L31 ये वैल्यू भी आपके पास रिपीट हो। तो इसका मतलब है कि अगर हम आउट ऑफ दिस 9 एंट्रीज देखें तो 6 हमारे पास यूनिक वैल्यूज हैं और बाकी 3 जो है वो रिपीटेड है। और इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स में भी देखेंगे तो यू विल हैव 6 यूनिक वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6 और बाकी जो वैल्यूज हैं वो रिपीटेड है। तो इसका मतलब है बोथ ऑफ द इक्वेशंस के हम 6 यूनिक एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। जब आप कंपेयर करेंगे तो D1 आपके पास आ जाएगा 4 के इक्वल, फिर आपके पास D1L21 जो है ये इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल, यहाँ पे आप कंपेयर कर लें। D1L31 आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के, और सिमिलरली फिर D2 प्लस D1L21 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4.25 के यहाँ पे, और फिर आपका D2L32 एंड D1L21L31 ये इक्वल आ जाएगा 2.75 के। तो लास्ट वैल्यू रहेगी आपके पास D1L31 स्क्वायर D2L32 स्क्वायर प्लस D3, और इसको जब कंपेयर करेंगे इक्वल आ जाएगा 3.5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वेशंस हैं एंड वी गॉट 6 अननोन। तो हम 6 अननोन्स की यूनिक वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। आप जब कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, D1 की वैल्यू आ गई, L31 की वैल्यू आ गई, L32 की आ गई। आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये डिकम्पोजिशन जो है ये हमारे पास बन जाती है 1 1 1 0 0 0। L21 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -0.25, L31 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.25, L32 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.75। तो ये L मैट्रिक्स बन गई। फिर आप डायगोनल मैट्रिक्स में वैल्यू डाल दें, D1 की वैल्यू आ रही है आपके पास 4, D2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 एंड D3 की वैल्यू आपके पास आ रही है 1, तो ये बाकी 0 हो जाएंगी। और L ट्रांसपोज जो है वो आपके पास इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 0 0 -0.25 1 एंड 0, और लास्ट आ जाएगा 0.25 0.75 एंड 1। ये आपके पास एल डी एल ट्रांसपोज टाइप की डिकम्पोजिशन होगी। अब ये जो एल डी एल ट्रांसपोज टाइप की डिकम्पोजिशन है ये हमारे लिए फ्रूटफुल होती है सम केसेस में, स्पेशली एसवीडी। जब आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हमारे पास एल डी एल ट्रांसपोज टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन ये फ्रूटफुल होती है। और वहाँ पे ये जो मैट्रिक्स डी है ये बेसिकली आइगन वैल्यूज को कंटेन कर रही होती है, और इमेज रिकग्निशन और उसके हवाले से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन है जिसकी मदद से हम आइगन वैल्यूज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइगन वैल्यूज होती क्या हैं और इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिस्टम के लिए। ओके, ये होगी एल डी एल ट्रांसपोज टाइप की डिकम्पोजिशन। अब आ जाते हैं जो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसमें लिखा था कि अगर आपके पास मैट्रिक्स इफ द गिवन मैट्रिक्स इज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स तो फिर आप उसको एल इंटू एल ट्रांसपोज टाइप की फैक्टराइजेशन उसकी पॉसिबल होती है। तो वो हम इस मैट्रिक्स के लिए करते हैं। तो लेट अज्यूम कि ए जो है हम लेट कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एल इंटू एल ट्रांसपोज में फॉर्म में। नाउ यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास है जी 4 -1 1 -1 एंड 1 4.25 2.75 2.75 एंड 3.5। ये मैट्रिक्स बन के इसको एल इंटू एल ट्रांसपोज के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास L11 0 and 0 and 2 2 0 and L3 3। तो लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितनी, तो अबव द डायगोनल एंट्री 0 हो जाएंगी, L21 L31 एंड L3। तो ये लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, इसी के ट्रांसपोज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। L11 0 0 हो जाएगा, L21 L22 0 हो जाएगा, L31 L32 एंड L33। तो ये L इंटू एल ट्रांसपोज टाइप की डिकम्पोजिशन हमारे पास आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L11 स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा L11 इंटू L21, फिर आ जाएगा L11 इंटू L3। ओके, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर लें तो L21 L11 एंड L31 L1 ये आ गया। फिर आप जब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आपके पास आ जाएगा L21 इंटू L31 प्लस L22 इंटू L3। तो यही यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी रिपीट हो जाएगी, L31 प्लस L22 L3। ओके जी, लास्ट कॉलम में आ जाए तो लास्ट कॉलम आ जाएगा L31 स्क्वायर प्लस
L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कंपेयर कर लें तो आपके पास आ जाएगा L11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, L21 इंटू L11 आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू -1, और L11 इंटू L31 इक्वल आ जाएगा 1। अब आप देखें इनको दोबारा कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोबारा से यही इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। हम यहाँ से सिर्फ यूनिक इक्वेशन जो हैं उनको पिक करें, ये होगी ये होगी, ये कर ली। अब इन तीनों को कर लें, फिर आपके पास आ जाएगा L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.25, and L21 L31 प्लस L22 L32 ये हमारे पास आ जाएगा 2.75, एंड लास्ट हमारे पास आ जाएगा L31 स्क्वायर प्लस L32 स्क्वायर प्लस L33 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3.5। तो आप देखें कि कंपेयर करने से हमारे पास 6 इक्वेशन बन गई हैं जो कि यूनिक हैं। और यहाँ पे अगर हम अननोन्स देखें जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो वो अननोन्स भी हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एल मैट्रिक्स में 6 अननोन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करें। अब यहाँ पे इन 6 अननोन्स की वैल्यू हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा L11 का आप स्क्वायर रूट ले लें, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कर दें तो L21 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2, L31 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। ओके, L21 यहाँ पे पुट कर दें तो -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस L22 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.25। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो L22 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.25 -1/4। सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से आप L22 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। द सेम प्रोसीजर गोज विद रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। क्या बाकी वैल्यूज भी सिमिलरली जो है, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। रेस्ट ऑफ अन, आप इसी प्रोसीजर को, क्योंकि अभी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन, आप इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये ए मैट्रिक्स थी, और इसकी हमारे पास जब वैल्यू आ जाएंगी L11 L21 की, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है दैट विल बी डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ, जो कि हमारे पास है 4 - 1 1, 4 - 1 1, एंड हमारे पास 2.25 3.5 25 3.5 3.75, यहाँ पे भी आते 2.75। अब आप इसको डिकम्पोज कर लें तो ये हमारे पास बन गया L इंटू एल ट्रांसपोज। आप यहाँ पे L में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे कैलकुलेटेड है। तो आई कैन कॉपी देम फ्रॉम हियर 2 0 0, then that becomes 2 0 0, then we have -0.520, 5 2 and 0, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 0 2 1.5 1.5 एंड 1। ये एल मैट्रिक्स बन गई, इसका ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास आ जाएगा 2 0 0 -0.5 2 0 0.5 1.5 एंड 1। तो ये आपके पास बन गई एल इनपुट एल। अब लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिसे मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, एंड ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। हमें ये पता है कि ए जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? वंस अगेन हम जो प्रोसीजर पहले कर रहे थे कि हम लेट कर लेंगे कि ए इज इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज। आप इस फॉर्म में डिकम्पोज कर लें, एल इंटू एल ट्रांसपोज टाइम एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा। आप यहाँ पे लेट कर लेंगे कि एल ट्रांसपोज टाइम एक्स जो है ये हमारे पास एक वेक्टर वाई बन रहा है, यहाँ पे पुट कर दें एल टाइम वाई इज इक्वल टू डी आर। तो लेट्स से इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 डिवीज इन 1 में आप डालेंगे तो ये बन जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गए हैं, एल वाई इज इक्वल टू पी, और दूसरा हमारे पास बन गया एल ट्रांसपोज टाइम एक्स इज इक्वल टू 1। वंस अगेन हमारे पास टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो कैलकुलेट, वंस अगेन कैलकुलेट वाई यूजिंग 2, आप 2 को यूज करके वाई को कैलकुलेट करें, एंड सब्सटीट्यूट एंड कैलकुलेट एक्स using 3।
तो आप y की वैल्यू जो है वो 2 में 3 में पुट करके यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट विल बी हाउ वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो वो प्रोसीजर हमारे पास सेम है जैसे हम ऑलरेडी कर रहे थे। इससे रिलेटेड बेटा आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है बेटा तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये बताते हैं कि आपको क्या नज़र आता है कि एलयू डिकम्पोजिशन और ये जो हम पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के लिए डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है और कोई एडवांटेज हासिल हो रहा है या नहीं? अरे नंबर ऑफ स्टेप्स रिलेटिवली कम है लास्ट मेथड से। तो नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास एलयू डिकम्पोजिशन में 9 थे 3 क्रॉस जी 3 के लिए, और यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के लिए हमारे जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो रिड्यूस हो गए टू 3। तो ये हमें एक एडवांटेज नज़र आ रहा है इस केस में कि हमारी जो डिकम्पोजिशन है उसमें नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो रिड्यूस हो गए। ओके जी, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं फॉर डिस्कशन। लेट ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच ए इज, तो हमें गिवन है क्या है जी, ए इज सिंगुलर। तो कैसे डिटरमिन करेंगे अल्फा एंड बीटा व्हेन ए इज सिंगुलर? सर डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला निकालेंगे और अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। अगर ए सिंगुलर हो तो डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, अल्फा 1 0, बीटा 2 1 एंड 0 1 एंड 2। ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ये सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो अल्फा टाइम 4 माइनस 1 विल बी 3, माइनस 1 टाइम 2 बीटा माइनस 0 हो जाएगा, एंड लास्ट में तो जीरो आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमने ऑल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो दोज ऑल वैल्यूज कैन बी 2/3 टाइम्स बीटा। तो आप बीटा की कोई भी वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर लें, उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। ओके जी, बी पार्ट, ए स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट। अब क्या कंडीशन होगी? सर स्ट्रिक्टली में वही होता है ना कि डायगोनल वाले हाईएस्ट वैल्यूज हो। ओके, तो हमारे पास स्ट्रिक्टली में बिल्कुल ही ऐसे ही होता है कि आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ द डायगोनल वैल्यू जो होती है वो सम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ डायगोनल वैल्यू से ग्रेटर होती है। तो मॉड 1 प्लस मॉड 0 से अल्फा को ग्रेटर होना चाहिए और 2 को ग्रेटर होना चाहिए बीटा प्लस एब्सोल्यूट 1। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास अल्फा जो है एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इस केस में हमारे पास 2 का एब्सोल्यूट 2 होता है, एब्सोल्यूट ऑफ बीटा, और 1 का एब्सोल्यूट 1 होता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 शुड बी ग्रेटर देन बीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा जो है उसे 1 से ग्रेटर होना चाहिए और बीटा को जो है वो 1 से लेस होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर मेट हो रही होंगी तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट बन जाएगी। ए सिमेट्रिक, तो अगर सिमेट्रिक हो तो फिर क्या होना चाहिए? सर बीटा तो 1 हो जाएगा बिकॉज ऑफ और सिमेट्रिक बीटा शुड बी 1 अल्फा की हम कोई भी वैल्यू रखें सिमेट्रिक ही रहेगा मेरे ख्याल से। और ऑल रियल नंबर के लिए हमारे पास सिमेट्रिक। ए इज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए हमने कॉलरी पड़ी हुई है कि तमाम लीडिंग सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 2 ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है 2 का डिटर्मिनेंट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला तो जीरो से ग्रेटर ही है, 2 to the 4 - 1 ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है। इसको देख लेते हैं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, विच कम्स आउट टू बी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन बिल्ड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 2/3 टाइम्स बीटा। अगर ये कंडीशन मेट होगी तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बन जाएगी। जी बच्चों, इसके हवाले से कोई आप लोगों की
अच्छा सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को बनाने के लिए चारों कंडीशन जरूरी फुलफिल होना है ना, जैसे हमने कल पढ़ी थी। तो दो तरह के हमने जरूरत पड़ी, एक में तो ये चार कंडीशंस थी कि ये चारों होल्ड करनी चाहिए, और एक हमने ये वाली पढ़ी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हों। तो हमने थ्योरम 6.25 अप्लाई किया। अच्छा सब मैट्रिसेस, ठीक है सर। तो 3 भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। ओके, शो दैट द मैट्रिक्स एम सेटिस्फाई द कंडीशंस टू अप्लाई चुरस्की मेथड टू obtain द डिकम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स एम। तो कैसे शो कर सकते हैं कि चुरस्की कंडीशंस हैं वो मेट कर रही हैं? सर वो एल और एल ट्रांसपोज वाली, तो वो यस, तो उसकी डिकम्पोजिशन हो गई। डिकम्पोजिशन होगी। वो कह रहे हैं कि कंडीशंस टू अप्लाई चुरस्की, तो उसकी प्री कंडीशंस क्या हैं? जी बच्चों, चुरस्की डिकम्पोजिशन की प्री कंडीशंस क्या हैं कि क्या मेट हो रही हो तो चुरस्की अप्लाई होगी। बच्चों, हर मैट्रिक्स की चुरस्की पॉसिबल है? नो सर। तो क्या रिक्वायरमेंट मीट होगी तो चुरस्की पॉसिबल होगी? एक तो वो ट्रांसपोज वाली। यानी कि पॉजिटिव डेफिनेट वाली कंडीशन होल्ड करें तो फिर ही पॉसिबल है कि वो चुरस्की पॉसिबल होगी, ऐसे ही है। जी सर। तो कैसे चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है या नहीं? तो इसके लिए वो थ्योरम अप्लाई करेंगे जो थ्योरम में हमें दिया था कि इनवर्स होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और ओके, उसकी बाकी कंडीशन जो थी। हम वो और थ्योरम पॉइंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हर लीडिंग सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक कर लें कि वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम ये इजी अप्रोच है एज कम्पेयर टू अर्लियर वन, तो हम ये वाली अप्लाई कर लेते हैं कि आप हर लीडिंग सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक कर लें 3 1 1 3, और लास्ट लीडिंग सब मैट्रिक्स बन जाएगी 3। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है जी? हमारे पास आ रहा है 3 × 3 3 9 - 1 8, और +1 हो जाएगा इंटू -3 और -1 4, ये आ जाएगा -4, और +1 टाइम्स आ जाएगा 1 इंटू -1 एंड -3 -4। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास आ गया 24 एंड -4 एंड -4, तो विच कम्स आउट टू बी 16 इज ग्रेटर देन 0। तो पहला डिटरमिनेंट 0 ग्रेटर है, 9 - 1 जो है वो 8 है, दैट इज ग्रेटर देन 0, एंड डेफिनेटली 3 ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि तीनों जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो ग्रेटर देन 0 आ गए लीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैट्रिसेस के, तो देयरफॉर बाय द थ्योरम इट स्टेट्स दैट हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। और अगर एम पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो तो फिर हमने अभी थ्योरम पढ़ा है कि जो ये कह रहा है कि फिर उसकी चुरस्की डिकम्पोजिशन जो होती है वो पॉसिबल होती है। क्लियर हो गया बच्चों? यस। ओके जी। Construct a system of four equations in terms of x, that is ax is equals to b. Choose the suitable values of the unknown coefficients and vector b from the following data set: -2, -3, 7, 5, 4, 2, 3, -9, -3/2, so that the Cholesky method can be used to solve this system of equation. तो हमने एक 4x4 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है और उसकी सुटेबल वैल्यूज चूज करनी है अननोन कोफिशिएंट्स की,
4x4 सिस्टम के लिए सच दैट के जो मैट्रिक्स हमारे पास कोएफिशिएंट बन रही हो उसकी चुरस्की डिकम्पोजिशन जो है वो एग्जिस्ट करती हो। तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हम ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखना चाह रहे हैं और ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है जी 4x4। यहाँ पे एक्स वेक्टर हमें गिवन है x1 x2 x3 एंड x4 ये, और राइट साइड पे हमारे पास बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर की वैल्यूज हम कुछ भी चूज कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन डाटा सेट, उसको बाद में देखते हैं। पहले हम आ जाते हैं 4x4 ए मैट्रिक्स पे। ए मैट्रिक्स हम चाह ये रहे हैं कि चुलस्की मेथड अप्लाई हो सके, तो इसका मतलब है चुलस्की अप्लाई हो सके तो वो तभी पॉसिबल है कि जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट हो। तो अगर ए मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है तो फिर चुलस्की डिकम्पोजिशन उसकी पॉसिबल नहीं होती। तो हाउ कम के चुलस्की उसकी पॉसिबल होगी, क्या कंडीशन मेट करेगा तो चुलस्की पॉसिबल हो? फिर एक ए हमारा वो होना चाहिए पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। अब हम जो थ्योरम अप्लाई करेंगे इन दिस केस, वो हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं 6.23 कि हम जो मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं वो ऐसे लिखें कि उसका इन्वर्स पॉसिबल हो, उसके डायगोनल पे पॉजिटिव एंट्रीज हों, उस पे ऑफ डायगोनल वैल्यू की जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम, वो डायगोनल वैल्यू के मैक्सिमम से हमेशा क्या हो, कम हो। तो अगर ये कंडीशन करेगी तो देन इन दैट केस जो है वो पॉसिबल होगा। लैपटॉप पड़ा हुआ है, नहीं बताना है, बता रहा हूँ। आज आपका माइक खुला तो अब आप लोग कर लें। है। यस सर। और सर ये पूछना था कि वो जो बी की वैल्यूज हैं इसमें, वो भी हमने उसी डाटा सेट से लेनी है ना? अच्छा जी बेटा, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था बी की वैल्यू हमने डाटा सेट से ही लेनी है, तो वो जो डाटा सेट गिवन है उसमें से कोई वैल्यू रिपीट हो सकती है? बिल्कुल रिपीट हो सकती है। अभी तो पहले ए पे डिसीजन लेते हैं ना, ए के पहले डिसीजन होता है फिर बी पे आता है कि बी में हम क्या कर सकते हैं। ए के लिए हमने ये थ्योरम अप्लाई करना है, इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, डिटरमिनेंट पॉजिटिव हो, मैक्सिमम ऑफ डायगोनल वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट में कम रहे डायगोनल के मैक्सिमम से, और किसी भी ऑफ डायगोनल वैल्यू का स्क्वायर जो है वो टू डायगोनल की वैल्यूज की प्रोडक्ट से कम रहे। अब हम इसमें ऐसी वैल्यू चूज करते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं, लेट्स सी वेरीफाई ये। तो फॉर एग्जांपल मैं इन वैल्यूज को देखूं तो मैंने डायगोनल पे पॉजिटिव वैल्यू डालनी है और डेफिनेटली वो सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो इसमें क्या वैल्यू मैं डायगोनल पे चूज कर सकता हूँ जो सबसे बड़ी हो? 7। 7। तो हम डायगोनल पे चलेंगे, 7 डाल लेते हैं। ओके, अब वैल्यू आ गई ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल वैल्यू हमने ऐसी डालनी है कि जिसका स्क्वायर टू डायगोनल वैल्यूज के प्रोडक्ट से हमेशा कम रहे। तो इसका मतलब है 7 × 7 49 हो रहा है। तो उन दो किसी भी ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर हमेशा 49 से कम रहे, ऐसी क्या वैल्यू हम चूज कर सकते हैं और जो छोटी भी हो? तो मेरी चॉइस में मैं सबसे छोटी वैल्यू के साथ जाता अगर मुझे ये ऑप्शन मिलता। सर 3/2 2 3। ओके जी, -3/2। और फिर आप देखें कि इसको सिमेट्रिक भी होना चाहिए। इसको मतलब है कि सारी इंट्रीज को अगर -3/2 से फिल कर देंगे तो ये ऑब्वियसली सिमेट्रिक बन जाएगी या नहीं बनेगी? यस। तो आप -3/2 से फिल कर दें तो ये सिमेट्रिक भी बन जाएगी, इसके दो वैल्यूज के प्रोडक्ट भी हमेशा उससे कम रहेगी और उसका स्क्वायर भी जो है वो कम रहेगा और डेफिनेटली डायगोनल पे वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है। ये तमाम कंडीशन जो मेट कर देगी ए होगी। अब बी वेक्टर हमने लिखना है, बी के लिए भी तो रैंडम वैल्यूज यूज कर सकते हैं। चूज सम रैंडम वैल्यूज, लेट्स से चूज इट टू बी 2 3 समथिंग 4 और 2, just assume some random values for b vector as that। क्लियर हो गया? तो सर इसके यानी मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं? ऑब्वियसली इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है, हर बच्चा डिफरेंट लिखेगा। ओके। Write down a 3x3 system of equation which is not diagonally dominant yet it can be solved using Cholesky। तो आपने ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना है कि जो डायगनली डोमिनेट ना हो लेकिन चुरस्की डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो, यानी कि वो पॉजिटिव डेफिनेट हो लेकिन डायगनली डोमिनेट ना हो।
जी, तो क्या फील करें 3x3 सिस्टम में वो डायगनली डोमिनेंट ना हो लेकिन चुरस्की डिकम्पोजिशन से वो सॉल्व हो सकता हो। फिर लेट्स से उसमें मैं डायरेक्ट ज़्यादा लार्ज वैल्यूज नहीं आएंगी। हाँ ज़्यादा लार्ज वैल्यू नहीं लेनी। लेट्स से मैं ले लेता हूँ 9 6 5। लेट्स से अब मैं चाह ये रहा हूँ कि चुरस्की तो पॉसिबल हो लेकिन ये डायगनली डोमिनेंट ना हो। तो डायगनली डोमिनेंट ना हो का मतलब है कि आपको उसको ये एक डायगनल वैल्यूज का सम जो है इससे ग्रेटर हो जाए। लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी 3 and 4 7 आ जाता है। अब इसको सिमेट्रिक भी बनाना है तो यहाँ पे 3 और 4 ही आएंगे। अब इसमें से किसी एक में इसको बड़ा भी करना है तो लेट्स से हम कर देते हैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 4 + 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि ये डायगनल डोमिनेट ले लेगी। 4 + 2 6 होगा, डायगनल पे वैल्यू 5 है तो ये डायगनली डोमिनेट तो नहीं रही। अब चेक करना है कि क्या ये जो मैंने मैट्रिक्स लिख ली है इसकी चुरस्की पॉसिबल है। तो आप देखें सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक है। अब सेकेंड चीज़ थी कि पॉजिटिव डेफिनेट केस के लिए हमने देखना था कि लीडिंग सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 9 3 4 3 6 2 एंड 4 2 5 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 9 इंटू 5 6 30 -4 26 -3 इंटू आ जाएगा 5 3 15 -8 और +4 टाइम्स आ जाएगा आपके पास 3 2 6 -24। तो आप देख सकते हैं आई थिंक दैट अपीयर्स टू बी अ लार्ज वैल्यू। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है वो आ रही है 4 इंटू -18 और यहाँ पे आपका आ रहा है 9 इंटू 26। तो डेफिनेटली दिस वन इज गोइंग टू बी अ ग्रेटर वैल्यू। तो ये हमारे पास ग्रेटर आ जाएगी। अब सेकंड सब लीडिंग मैट्रिक्स बन रही है जी 6 2 2 एंड 5। तो 30 -4 कर दें तो डेफिनेटली ये भी ग्रेटर देन 0 है। 5 का डिटरमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम सब लीडिंग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। बट दिस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल डोमिनेंट बिकॉज 4 + 2 इज 5 इज नॉट ग्रेटर देन सो नॉट डायगोनली डोमिनेंट। ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं बन। क्लियर हो गया बेटा? किसी की कोई क्यूरी है? ओके क्लियर जी बेटा। क्लियर क्लियर। Okay, last part is write down a 3x3 matrix and compute its two little decomposition. It's your choice, whatever matrix you want to write down. आपने कोई भी एक 3x3 की मैट्रिक्स लिखनी है, some random matrix of the order 3x3 और आपने उसकी टू लिटल्स डिकम्पोजिशन करनी है। तो आप लोग जानते हैं कि टू लिटल्स में डायगोनल पे वैल्यूज होंगी 1 होंगी और L3 1 L3 2 और यहाँ पे U11 U22 U33 आ जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली जिसकी कंपोजिशन आप कर सके। तो जी बच्चों क्लियर हो गया सबको?